नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मास्टर डी में। आज हम क्लास 12 के विधान का सेकंड चैप्टर जूझ को कवर करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं आनंद यादव जी। अब हम इस वीडियो में इस पूरे पाठ के सार को समझने वाले हैं। जूझ आनंद यादव द्वारा लिखित आत्मकथात्मक उपन्यास से। यह उपन्यास मूलतः मराठी में लिखा गया है, जिसके एक अंश को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इसमें लेखक ने अपनी बाल्यावस्था का यथार्थ व सटीक वर्णन किया है। इसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले छात्रों, वहाँ के विद्यालयों तथा अध्यापकों को लेखक ने हूबहू वर्णन किया है। यह कथा मराठी जनजीवन के परिवेश में लिखी गई है। इस पाठ में दादा शब्द का प्रयोग पिता के लिए किया गया है। प्रस्तुत आत्मकथा में लेखक आनंद यादव अपने बचपन का वर्णन करते हुए लिखते हैं, घर में खेतीबाड़ी का काम होने के कारण मैं 5वीं कक्षा में फेल हो गया था, लेकिन पढ़ने में मेरी रुचि कम नहीं हुई। मैं फेल इसलिए नहीं हुआ था कि मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, बल्कि मैं घर की परिस्थितियों के कारण फेल हुआ था। घर में काम का भार इतना अधिक था कि पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिलता था। फेल हो जाने पर मेरे स्कूल जाना बंद कर दिया गया। मेरे दादा यानी कि पिता, पहले बताया था ना, मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। वे मुझे खेती बाड़ी में लगाना चाहते थे। मेरा मन स्कूल जाने के लिए तड़पता था, किंतु पिटाई के डर से मैं उनसे पढ़ाई के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन मुझे विश्वास था, यदि कोई अन्य व्यक्ति दादा को समझाए तो वे अवश्य मान जाएंगे। दादा पढ़ाई से अधिक महत्व खेती के काम को देते थे। मैं बचपन से खेती के काम में जुटा रहता था। दादा को समझाने के लिए कोई खास व्यक्ति चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जिसका वह सम्मान करते हों। मैं दिन रात इसी चिंता में रहता था कि कोई मान्य व्यक्ति दादा को समझा दे। सर्दी शुरू हो गई थी। अन्य लोग धूप सेक रहे थे। मेरी माँ गोबर के कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भरकर उसे दे रहा था। वहाँ पर केवल हम दोनों ही थे। मैंने माँ से पढ़ाई की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, इस संबंध में मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे दादा बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने माँ से कहा कि माँ, अब खेती का काम ख़त्म हो गया है। तुम दत्ताजी राव सरकार से मेरी पढ़ाई के बारे में बात कह दो, वे दादा को समझा देंगे। वे इलाके के मान्य व्यक्ति हैं। दादा उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। उसी रात मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने उन्हें सब कुछ बताया। माँ ने बताया कि खुद तो वे काम करते नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर इन्हें काम पर लगवा रखा है। यह सब सुनकर देसाई दादा ने कहा कि तुम घर जाओ, जब भी घर आ जाएंगे तो उन्हें तुरंत मेरे पास भेज देना, और थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना। हमने उन्हें दादा को कुछ न बताने के लिए बात कही और वहाँ से आ गए। यानी कि उन्होंने कहा कि दादा को कुछ मत बताना कि हम आपके पास आए थे या पढ़ाई के बारे में बात की, ऐसा कुछ भी उन्हें मत बताना, मतलब गुस्सा करेंगे। रात को दादा घर आए गए तो माँ ने कहा कि मैं साग सब्जी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, वे आपको बुला रहे थे। यह सुनकर दादा ने कहा, अच्छा, मैं वहाँ जाता हूँ। और वे देसाई सरकार के घर चले गए। ठीक आधे घंटे बाद मैं भी वहाँ चला गया और वहाँ जाकर कहा कि दादा को खाना खाने के लिए बुलाने आया हूँ। देसाई सरकार ने कहा कि तू भी बैठ जा, अभी तो मेरे पास आया है और तू पीछे से बुलाने आ गया। तू कितने में पढ़ता है? मैंने उत्तर दिया कि 5वीं में था, लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ। दादा ने मना किया। यह सुनकर देसाई सरकार ने दादा को खूब लताड़ा कि औरतों व बच्चों को काम में जोतकर स्वयं गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता रहता है। इस बच्चे के जीवन को बिगाड़ रहा है। दत्ताजी राव ने दादा के सभी तर्कों को काट कर, यानी कि उन्होंने कई सारे तर्क दिए कि इसलिए नहीं पढ़ा, व्यस्त है इसलिए, उनने सभी तर्कों को काट कर मुझसे कहा कि कल सवेरे से तू स्कूल जा, मन लगाकर पढ़ाई कर, किसी भी प्रकार से साल मारा ना जाए, यानी कि बर्बाद ना हो जाए। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, पाठशाला जाते रहना,
यदि यह तुझे नहीं भेजेगा तो हमारे यहाँ आ जाना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इस पर दादा ने कहा कि आप कहते हैं तो कल से स्कूल भेज देता हूँ। घर आकर दादा ने मुझे खूब डांटा, कहा कि तू भले ही स्कूल जा पर सुबह शाम खेत पर काम करना पड़ेगा, काम के लिए छुट्टी भी करनी पड़ेगी। मैंने उनकी सारी शर्तें मान ली। छुट्टी करनी पड़ेगी मतलब स्कूल से तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मैं 5वीं कक्षा में जाकर बैठ गया। उसमें 2 लड़के गली के थे, उनके अलावा सब मेरे लिए अपरिचित थे क्योंकि मेरे साथ के सभी लड़के अगली कक्षा में चले गए थे। अपरिचित सा कक्षा में एक बेंच के कोने में पर जा बैठा, यानी कि उनको कोई परिचय नहीं था उस कक्षा में, और एक कोने में जाकर बैठ गए। मैं लठ के बने थैले में अपनी पुरानी पुस्तकों व कॉपियों को लेकर स्कूल जाता था, यानी कि एक वो होता था बैग टाइप का जिसमें 2 तरह से लगा दी थी और बीच में फंसा दी थी, उसी में सारी किताबें रख लेती। कक्षा में मेरी यूनिफॉर्म मटमैली, धोती व गमछा अजनबी जैसी थी। एक शरारती लड़का, चौहान का छोकरा, मेरी खिल्ली उड़ाता था। एक बार उसने मेरा गमछा छीनकर मास्टर की टेबल पर रख दिया। मैं उस समय रुआंसा हो गया। कक्षा में सभी लड़के हंसने लगे। जब मास्टर जी कक्षा में आए तो मेरे बारे में पूछताछ की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि जब कोई नया बच्चा आता है क्लास में तो टीचर पूछता है ना कि नाम कहाँ है, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कौन से स्कूल में पहले पढ़ते थे, सब पूछते हैं। उन्होंने पूछताछ की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। घर जाते समय मैं उदास था और सोच रहा था कि बच्चे मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, इस तरह कैसे निभा कर होगा, यानी कि कैसे मैं आगे अपनी पढ़ाई करूँगा, कैसे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊँगा जब लोग परेशान करेंगे। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता रहा। धीरे धीरे सभी बच्चों से परिचय होने लगा। मंगी नामक टीचर हमें गणित पढ़ाते थे। लड़के उनसे काफ़ी डरते थे। कक्षा में बसंत पाटिल नामक एक लड़का था। वह शरीर से दुबला पतला लेकिन काफ़ी होशियार था। वह स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। इस कारण मास्टर ने उसको मॉनिटर बना रखा था। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे वह लड़का अपने से छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन अपनी गलती से पिछड़ गया, मतलब फेल हो गया। मास्टर को मुझे मॉनिटर बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा था। अब मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई करने में मन लगा दिया। मन की एकाग्रता से गणित अच्छी प्रकार समझ में आने लगी, यानी कि बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से गणित समझ में आने लगी। अब कक्षा में एक तरफ से बसंत पाटिल और दूसरी तरफ से मैं बच्चों के सवाल जांचा करते थे। मेरी और उसकी दोस्ती जम गई, यानी कि पक फ्रेंड से बहुत गहरी हो गई, बेस्ट फ्रेंड बन गए। मास्टर मुझे आनंदा कहकर पुकारने लगे। इस पाठ के जो लेखक हैं आनंद यादव, उनका नाम टीचर प्यार से उन्हें कहने लगे आनंदा कहकर पुकारने लगे। मास्टरों के इस अपनेपन का व्यवहार तथा बसंत की दोस्ती के कारण स्कूल में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। ना सौदलकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। वे अत्यंत गंभीरता से पढ़ाया करते थे, कविता गाकर पढ़ाते थे तथा लय, ताल, छंद आदि के बारे में बताते थे। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। मैं उनकी सभी कविताओं को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनता था, फिर उसी तरह कविता गाने का प्रयास करता था। मास्टर जी के प्रभाव से मैं सुबह शाम खेत पर पानी लगाते समय, ढोर चराते समय उनकी कविताओं को गाता था। मुझे पता चल गया था कि इस चाल से दूसरी कविताएं भी बनाई और गाई जा सकती हैं। पहले मैं खेतों में अकेले काम करते हुए ऊब जाता था, पर अब तो मैं कविताओं में इतना डूब जाता था कि मुझे समय का भान ही नहीं रहता था, यानी कि पता ही नहीं चलता था कि समय कब निकल गया। मास्टर को मेरा प्रयत्न बहुत अच्छा लगने लगा था। अब मैं समझने लगा कि कवि भी आदमी ही होते हैं। मैं अपने आसपास के वातावरण व दृश्यों पर कविता बनाने लगा। मैं अपनी कविता मास्टर को दिखाता तो वे मुझे खूब शाबाशी देते और कविता की सारी विधियाँ समझाते। मुझे उनसे अपनापन लगने लगा और इस प्रकार हमारा यह चैप्टर पूरा समाप्त होता है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यानी कि उनके स्कूल में
इस तरह से अपने पल मिला, इस कारण लेखक राइटर बने और आज का उन्हीं का लिखा हुआ पाठ हम एक प्रकार से उनके बचपन किस प्रकार निकला उसका हम पढ़ चुके हैं। यह आत्मकथा से उपन्यास था उनका। ओके, थैंक यू सो मच।